हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हमारा लेक्चर होगा वर्क पावर एंड एनर्जी। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं ये सीरीज़ क्लास 11th CM श्री के लिए मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी के ऊपर लेक्चर रहेगा। फर्स्ट हम कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 9 का चैप्टर है, लेकिन हमें इसको रिवाइज करना है, इसीलिए हम इसको आज करेंगे, ठीक। तो पहला हम पढ़ेंगे वर्क। देखो बच्चों, वर्क बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे इस चैप्टर के लिए। वर्क का मतलब होता है, आपको डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी है, ठीक है ना। डेफिनेशन: व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट देन वर्क सेड टू बी डन। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास एक मास, एक ब्लॉक है, ठीक है ना, जिसका मास m है। अगर हम उस पर वर्क, अगर उसको वर्क कब कहेंगे, जब उस पर फोर्स हम लगाएंगे ना। अगर मान लो इधर से आप फोर्स लगा रहे हो तो वो डिस्प्लेस होना चाहिए। मान लो वो डिस्प्लेस होके इधर आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो d, और इस पर हमने फोर्स लगाया F। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं वर्क, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, तो वो उसको हम वर्क कहेंगे, ठीक। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की। देखो, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो वर्क का भी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। और जूल भी होता है इसका यूनिट। और एक और चीज़ है, 1 जूल में 10⁷ अर्ज होता है। इसका क्या मतलब है, 10⁷ अर्ज मतलब होता है, देखो ये हमारा CGS यूनिट है, मतलब सेंटीमीटर ग्राम, ठीक है ना, सेकंड यूनिट है, CGS यूनिट है ये अर्ज, ठीक है, वर्क की। अब वेक्टर क्वांटिटी होता है वर्क। क्यों, देखो वर्क आपके पास है, वर्क की डायरेक्शन है ना, देखो इसकी डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ नोटिस करो ध्यान से, मैंने F4 वर्क का फॉर्मूला लिखा है F.S। यहाँ पर डॉट का एक मतलब है, अभी मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, डायमेंशन क्या होगी वर्क की, ठीक है ना। डायमेंशन होगी वर्क की एम, देखो फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, ठीक है। और सेकेंड ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है L, ठीक है। इनको सॉल्व करोगे तो M L⁻², T⁻²। तो ये हमारा वर्क का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक। तो हमने इतनी चीज़ें रिवाइज करी क्लास 9 और ये 11 का थोड़ा बहुत मैंने आपको करा दिया, क्योंकि हमारे CM श्री स्कूल में 11 का भी पूछा जा सकता है। आइए अब जरूरी बात, देखो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैंने भी बताया ना, जो वर्क का फॉर्मूला होता है F.S क्यों लिखते हैं। अभी इसको जब सॉल्व करोगे ना F.S, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका फुल फॉर्मूला ये होता है FS cos थीटा, ठीक है ना। अभी cos थीटा कहाँ से आया वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक। अब मान लो, अब आपके पास मान लो एक बैग है, ठीक है ना। अब जब आप बैग को पकड़ के लेके जाते हो, ठीक है, मान लो आप यहाँ से पकड़ा, अब बैग को आप जब इधर से उठाते हो ना, ऐसे जब आप चल रहे होते हो तो बैग पर आप ऐसे फोर्स लगाते हो, ठीक है ना। आगे पीछे करते हो तो बैग पर ऐसे फोर्स लगता है, ठीक। तो ये मान लो ये फोर्स लग रहा है हैं, और आप चल ऐसे रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, यहाँ इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। देखो फोर्स अगर मान लो आपके पास ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स ये लग रहा है, ठीक। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये फोर्स है ना, दो हिस्सों में बट जाएगा, ठीक है ना। इसका एक परपेंडिकुलर एक वो होगा और एक हॉरिजॉन्टल एक वो होगा, ठीक है ना, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक फोर्स लगेगा और यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा है। तो जो ऊपर जो फोर्स लगता है ना, इसको कहते हैं F साइन थीटा, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टली जो फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं F कॉस थीटा। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे आया, F कॉस थीटा और F साइन थीटा कैसे आया, लेकिन आपको ये मैं अभी बता रहा हूँ कि F साइन थीटा हॉरिजॉन्टली लगता है और F साइन थीटा ऊपर लगता है और F कॉस थीटा हॉरिजॉन्टली लगता है। तो जो ये ऊपर वाला जो है ना, ये जब लगेगा, ठीक है, तो ये इसका कोई काम नहीं है वर्क में। क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है ना। वर्क हम जब ही कहेंगे कहीं वर्क हो रहा है, साइंस की भाषा में हम वर्क उसे ही कहेंगे जब फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस फोर्स से, और वो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ लेके जा रहे हो
तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फोर्स भी इधर लग रहा है, इधर वाला कंपोनेंट हम लेंगे फोर्स का फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा लेते हैं, ठीक। अब ये जो थीटा ये कैसे आया मैं बताता हूँ, इसको यहाँ ट्रायंगल समझो, ठीक है। ये है ना ट्रायंगल है हमारे पास, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है एफ, हम यहाँ 90 डिग्री खींचते हैं, ठीक। ये थीटा था हमारे पास और ये था डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो हम कॉस थीटा इस ट्रायंगल के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा क्या होगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब जो ये मैंने बेस लिखा है, बेस की वैल्यू क्या है, एफ कॉस थीटा, वो कैसे आई, देखो बेस की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ से एस की वैल्यू मतलब बेस है, बेस की वैल्यू होगी एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट कह लो या बेस कह लो, बेस की वैल्यू क्या आ गई, एफ कॉस थीटा आ गई। वो किस तरीके से आई, ये ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल से आई हमारे पास। इसी तरीके से हम एफ साइन थीटा भी आ जाएगा इस तरीके से, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे जब आप, ठीक है। तो हमारा ये वाला कंपोनेंट फोर्स जो होता है, ये वाला फोर्स का कंपोनेंट वर्क डन कराता है, ना कि ये वाला, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर है, तो जब भी ये फोर्स की जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है, तो ये वर्क डन नहीं कराएगा, ये वर्क डन नहीं कराएगा, ये जो एफ साइन थीटा है। इसीलिए हम एफ कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है ना। इसीलिए फुल जो पूरा फॉर्मूला होता है वर्क का, वो होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसकी ये फॉर्मूला होता है पूरा, तो एफ यहाँ पर फोर्स है, एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और कॉस थीटा इन दोनों बीच का एंगल है। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, जैसे कोई ब्लॉक है, ठीक है, अब उस पर कोई फोर्स, अगर फोर्स ऐसे लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट एस, और फोर्स भी ऐसे लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पर इसका वर्क डन क्या होगा, इसका वर्क डन मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के एंगल का बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या है, दोनों का जीरो है ना, एंगल जीरो है, तो थीटा जीरो हो गया, तो क्या हो गया, कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा 1 हो जाएगा ना, कॉस 0 1 होता है, तो मैक्सिमम होगा, एफ एस होगा मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगा, मतलब जीरो कब होगा, देखो जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हमने अगर फोर्स ऐसे लगाया परपेंडिकुलर, ठीक है ना, लेकिन अब वो मूव तो ही ना करेगा जब आप फोर्स इस तरह लगाओगे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा 90 हो गया, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा जीरो, तो मतलब वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो मतलब अगर आप फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके 90 डिग्री पर है फोर्स के, तो जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा फिजिक्स की भाषा में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जब क्या होता है, कुली 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 देखा है ना, वो सर पे अपने बोझा लेके चलता है, ठीक है, जो कुली होता है सामान लेके चलता है, ठीक है। हमें लगता है वो वर्क डन कर रहा है, नहीं, वो वर्क डन नहीं कर रहा है फिजिक्स की भाषा में। कैसे कि जो फोर्स होता है ना, उसके जो सामान होता है उसका फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है ना, वेट होता है उसका, वेट नीचे लगता है, और वो जा रहा है आगे, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और फोर्स लग रहा है नीचे, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो वर्क डन क्या हुआ, जीरो हुआ। जब भी एंगल 90 होगा तो वर्क डन जीरो होगा, एंगल किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि मान लो आप चल रहे हो, ठीक है ना, आप रफ सरफेस पे चल रहे हो, रफ, ठीक है ना, रफ सरफेस पे चलते हो, तो क्या होता है जब आप चलते हो तो यहाँ फ्रिक्शन लगता है, ठीक है ना, फ्रिक्शन मतलब घर्षण लग रहा है, आपको रोकता है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या हो गया, 180 हो गया, और cos 180 होता है -1, तो फोर्स क्या, सॉरी, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि एफ डॉट एस और कॉस थीटा -1 है, तो माइनस में आएगी वैल्यू, समझ आई बात। तो ये जरूरी बात मुझे बतानी थी आपको कि फुल फॉर्मूला ये होता है एफ एस कॉस थीटा, और वो इस प्रॉब्लम से आया, ठीक है ना। जब भी हम फोर्स अगर किसी एंगल पे लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ठीक। अब ये साइन थीटा कैसे आए, ट्रिग्नोमेट्री से आता है, ठीक है ना। अगर हम फोर्स को हाइपोटेनियस मानेंगे, हाइपोटेनियस, तो उसके हिसाब से अगर हम निकालेंगे ये परपेंडिकुलर और बेस, तो
बेस आ जाएगा एफ कॉस थीटा और परपेंडिकुलर आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ये वर्क डन नहीं कराता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है ना। ये एफ साइन थीटा ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, और हमने भी पढ़ा कि 90 डिग्री पर अगर काम होगा तो वर्क डन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर 90 डिग्री पर फोर्स लगेगा तो वर्क डन नहीं कहा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी थी। और अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़े डाउट होंगे तो आप दोबारा इसको रिकॉल करो, और आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हो ये चीज़ दोबारा। अब देखो, जो मैंने अभी आपको बताया ना, पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जीरो वर्क कब होगा। देखो, पॉजिटिव वर्क जब होगा जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर रहे हो, अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और वो फोर्स किस जगह लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी इधर लग रहा है, तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो कोई एक रफ सरफेस है, ठीक है ना, इस पे बॉल चल रही है, तो बॉल रुक जाती, बहुत जल्दी रुकती है ना रफ सरफेस पर। क्यों, क्योंकि बॉल पर फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, बॉल कहाँ जा रही थी, आगे जा रही थी। तो जब बॉल आगे जा रही थी और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 180, ठीक है। और ये एफ एस तो मान लो कुछ वैल्यू देगा, लेकिन -1 भी आएगा, समझ आया। तो क्या होगा वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ जीरो वर्क डन कब होगा बच्चों, जब देखो वर्क डन का जो साइन है वो एंगल से पता लग रहा है, ठीक है ना, एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमें पता करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। इससे हमें पता लग जाए कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो देखो, जीरो वर्क डन कब होता है, जब जब थीटा होता है ना वो 90 होता है, किसके बीच का। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुली का एग्जाम्पल दिया था ना अभी मैंने, जब कुली चलता है सामान लेकर, तो देखो उसके जो सामान उस पर वो फोर्स कहाँ लगा रहा है, नीचे लगा रहा है, उसका वेट है, उसका वेट नीचे फोर्स लगा रहा है। लेकिन कुली और ये जो सामान, ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है, ये जा कहाँ रहा है, चेंज, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 है ना। वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ जीरो, कॉस 90 की जगह जीरो डालोगे तो पूरा वर्क डन जीरो आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी वर्क से रिलेटेड। अब पावर की बात करें, देखो वर्क खत्म, पावर। अब पावर का मतलब होता है कि कितनी तेजी से काम हो रहा है, ठीक है ना, कितनी तेजी से वर्क हो रहा है, उसी को पावर कहते हैं, ठीक। अब पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। और उसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वर्क की यूनिट भी बताई थी, जूल होती है या न्यूटन मीटर होती है, तो हम जूल पर सेकेंड लिखेंगे। और दूसरी यूनिट वाट भी होता है, ठीक है ना, वाट भी होता है। अरे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे अगर किसी बल्ब का, ये बल्ब है, ठीक है, अगर इसकी पावर 50 वाट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50, इसका मतलब ये हुआ, ये 50 जूल वर्क कर रहा है पर सेकेंड, ठीक है ना। पर सेकेंड कितना जूल वर्क कर रहा है, 50 जूल, समझ आई बात। तो पावर का मतलब ये होता है, ठीक है ना। आपको समझ आया होगा कि अगर आप ज़्यादा वाट का बल्ब लगाओगे तो वो उतना ज़्यादा वर्क करेगा, तो उससे हमारी बिजली का जो खपत है वो ज़्यादा होता है, इसलिए बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है, समझ आया। तो इसीलिए जब 10 वाट का लगाते हैं आजकल लोग, ठीक है। तो ये था पावर का। और पावर का एक डायमेंशन भी आप निकाल लो। देखो बच्चों, ये 11 का कॉन्सेप्ट है डायमेंशन, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग डायमेंशन भी आ सकता है पेपर में हमारे। तो डायमेंशन पावर का क्या होगा, अरे इसको सॉल्व कर दो ना। पावर का डायमेंशन क्या होगा, वर्क का डायमेंशन अभी मैंने पीछे पढ़ा है, एम क्या होता है, M L 2T-2। और टाइम का क्या होगा, नीचे टी है, टी भी ऊपर चला जाएगा, तो पावर का डायमेंशन हो जाएगा ML T T-3। ये हो जाएगा पावर का डायमेंशन, समझ आया, सिंपल है डायमेंशन निकालना। तो अब आता है सम अदर यूनिट्स। देखो इसकी यूनिट भी अलग अलग होती है, जैसे 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, ठीक है, ये सिंपल है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होंगे, ठीक है, 1000 वाट होते हैं। और 1 मेगावाट में होता है 10⁶ वाट, ठीक है, या कह लो 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन वाट होते हैं। और एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। देखो ये हॉर्स पावर का जो चीज़ है ना, ये नाम कैसे आया, नाम आया जब हमारे
जेम्स वॉट इंजन बना रहे थे, ठीक है ना। तो वो 18वीं शताब्दी में क्या हो रहा था कि जेम्स वॉट जब इंजन बना रहे थे तो उनको दूसरों लोगों को आसान शब्दों में ये पावर का यूनिट है वो बताने के लिए उन्होंने हॉर्स पावर का इस्तेमाल करा, ठीक है। तो उन तो एक हॉर्स पावर का मतलब ये है कि एक घोड़े की शक्ति, ठीक है। अगर मान लो अगर मान लो कि अगर ये जो घोड़ा है, अगर मान लो आपके पास कोई मोटर है, ठीक है ना, उसकी हॉर्स पावर तीन है, तीन तीन हॉर्स पावर से चल रहा है वो, इसका मतलब यह है कि उसके पास 3 घोड़े की शक्ति है, ठीक है ना, वो 3 घोड़े की शक्ति से चल रहा है, ठीक है। और ये 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 746 वाट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब 1 किलो वाट आवर में कितने वाट होंगे या जूल होगा, ठीक है ना। ये देखो, ये पहली बात तो ये वर्क बता रहा है 1 किलोवाट आवर, ठीक है ना। अभी बताया ना पावर का फॉर्मूला तो वर्क अपॉन टाइम, और जब वर्क यहाँ से निकालो तो क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो ये वर्क है, ये वर्क दे रखा है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो मैं सॉल्व करके बता दूँ, किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट, ठीक है। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, सेकंड में होता है ना पावर की यूनिट, ठीक है ना। तो सेकंड, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, देखो 3600, है ना। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 36 × 10⁵ लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 3.6 × 10⁶ लिख सकते हैं, जूल लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 किलोवाट आवर में इतना वर्क होता है। और बच्चों आपको पता है जो आपके घर पे बिजली का बिल आता है ना, उसमें यूनिट्स के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ते, तो ये नंबर है ना, ये 1 यूनिट के बराबर है। समझ आ रही बात, ये 1 यूनिट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपके घर पे एसी है, ठीक है, आपके घर पे एसी है, अगर उसका जो पावर है वो 1000 वाट है, ठीक है, और वो अगर 1 घंटे के लिए चलेगा तो आपका जो घर पे बिजली का बिल होगा वो 1 यूनिट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये 1 यूनिट के बराबर होगा। समझ आ रही बात, कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना ये। तो ये 1 यूनिट के बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। ये 10th क्लास में भी होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा तो उसमें भी ये काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गई होगी कि इसको हमने कैसे चेंज करा 1 किलोवाट आवर को जूल में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एनर्जी की बात करते हैं। देखो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। सिंपल है भाई, कोई भी पर्सन या किसी भी लाइक क्या है, ये किसी भी क्षमता है काम करने की, ठीक है ना, कैपेसिटी टू डू अ वर्क, ठीक है ना। अगर किसी के पास एनर्जी नहीं है तो काम कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसकी एसआई यूनिट होती है जूल, आपने भी पढ़ा, वर्क की भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, एनर्जी का कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एनर्जी फॉर्म्स में होती है, डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, विंड एनर्जी। समझ आ रही बात। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, काइनेटिक एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम से यही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी मोशन में हो रहा है ना, मोशन कर रहा है, ठीक है ना, वो मूवमेंट कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। एग्जाम्पल के लिए फैन, देखो पंखा जब चलता है, घूमता है तेज़ी से, तो उसके पास एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने हाथ लगाया पंखे पर तो हाथ कट जाएगा आपका, ठीक है ना, उंगलियां कट सकती हैं। तो इस पर क्यों कट सकती, क्योंकि उसके पास एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में है। और इसका जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, ये होता है 12 mv², ठीक है। मैं थ्योरम और डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसका पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी आती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल के लिए स्प्रिंग है, ठीक है, अब मान लो हमारे पास स्प्रिंग है, अभी वो सिंपल नॉर्मल स्प्रिंग है, अब जब आपने उसको दबा दिया, दोनों तरफ से दबा दिया, ठीक है ना, वो सिकुड़ गई, ठीक है। अब उसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी है, क्यों, क्योंकि आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी है स्प्रिंग की, अब उसके पास एनर्जी आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी। जब आप उसको छोड़ोगे तो ये बहुत तेज़ी से फैलेंगे, ठीक है ना, ये एनर्जी लगाकर खुल जाएंगे दोबारा। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है पोजीशन के थ्रू एनर्जी आना, ठीक है।
जब आप पोजीशन में कुछ चेंज करते हो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, मास इंटू ग्रेविटी स्मॉल जी और एच, ठीक है ना, हाइट, ठीक है। अब इसमें हाइट क्या होगा, हाइट मतलब अगर आपने पहले इसकी कुछ थी, अब हाइट थी, आपने उसको चेंज कर दिया, ठीक है, ये हाइट ये होगी, तब मास इसका मास होगा और ग्रेविटी ड्यू टू एक्सलेशन, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एम जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। अभी इसका काम आएगा, ठीक है ना, इसका यूज होगा फॉर्मूले का। अब आता है क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक कार विद काइनेटिक एनर्जी 100 जूल इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। एक कार है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है। नाउ 200 जूल वर्क इज डन ऑन द कार, मतलब 200 जूल अचानक से वर्क कर दिया उस कार पर, ठीक है ना। देखो बच्चों इस क्वेश्चन से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, इस थ्योरम को क्या मतलब है, आप टोटल वर्क जो करोगे ना, टोटल वर्क डन on an object on a body is equals to its चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका मतलब होता है सिंपल भाषा में कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर जितना वर्क करोगे, ठीक है ना, जितना वर्क करोगे, टोटल वर्क, जो भी टोटल वर्क करोगे वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये इस थ्योरम का मतलब है, ठीक है। तो ये देखो अब ध्यान से पढ़ो, उन्होंने क्या पूछा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस अगर इस थ्योरम को मैं लिखूंगा तो टोटल वर्क डन होता है ऐसे, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये जो सिंबल है चेंज का सिंबल है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों देखो ध्यान से, इन्होंने पूछा क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया, और ये देखो इस थ्योरम से लगा सकते हैं। और वर्क डन कितना हुआ, 200 जूल का हुआ। हमें इसलिए इससे लेना देना नहीं है, हमें पता है कि 200 जूल का वर्क हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हुआ, 200 जूल। समझ आई बात। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 200 जूल होगा। इस थ्योरम से आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये थ्योरम बहुत सिंपल है, क्या कहता है कि आप किसी भी बॉडी पर अगर वर्क डन करोगे तो टोटल वर्क डन जो जितना भी करोगे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, वो फाइनल एनर्जी होगी आपके पास। समझ आ रही बात। तो इससे हम ये क्वेश्चन करेंगे, और ये एनटीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा ये थ्योरम आपको एनटीएससी जो बच्चे तैयारी करते हैं वो थ्योरम पढ़ के जाते हैं ये वाला। और आई होप आपको इस चीज़ समझ आई होगी, वर्ग नाम से पता लग रहा है, ठीक है ना, आप नाम को अच्छे से समझ लो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन अ हाइड्रो पावर प्लांट, बताओ पावर प्लांट जो है ना, हाइड्रो पावर प्लांट आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब होता है पानी से बनने वाली बिजली, ठीक है ना। हाइड्रो मतलब होता है वाटर। तो आपने देखा होगा ना, जैसे डैम बने होते हैं, डैम के नीचे क्या होता है, डैम को बनाने का मकसद ही ये होता है कि उससे बिजली बनाएंगे, तो पानी रोक दिया जाता है बहुत सारा, ठीक है। और वो हाइट होती है उसकी, पानी की एक हाइट होती है, ठीक है। तो जब वो पानी हाइट से गिरता है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो टरबाइन लगे होते हैं यहाँ पर ना टरबाइन लगे होते हैं जो पंखे को घुमाते हैं और उससे बिजली बनती है, ठीक। तो ये पावर प्लांट क्या करता है, ये पानी स्टोर है यहाँ पर, तो स्टोर पानी है, हाइट है इसकी, तो ये क्या स्टोर है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, और वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी में ना। तो इसका क्या आंसर होगा, पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय स्टोर वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये होगा आंसर। देखो ये एनटीएससी का क्वेश्चन है, इसी के टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आ सकता है सोलर पैनल किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सोलर पैनल सोलर लाइट को या सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और भी होता है सोलर कुकर क्या करता है, वो भी क्या करता है, वो सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, हीट एनर्जी में। समझ आ रही बात। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये चीज़ें कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या करती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क इज डन टू बी सैड टू बी डन इफ द फोर्स इज डिस्प्लेस आर। देखो किसी भी चीज़ को वर्क डन कब कहा जाएगा,
किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन कब कहा जाएगा, जब वो दोनों पैरेलल टू ईच अदर होंगे भैया, अपोजिट नहीं होने चाहिए। अपोजिट होंगे तो 180 मतलब जीरो वर्क डन हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। देखो समझ आ रही बात, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा वो। और जब पैरेलल होगा मतलब अगर आप फोर्स इधर लगा रहे हो और जो डिस्प्लेसमेंट वो जो बक्सा है वो भी इधर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, फोर्स भी इधर लग रहा है, दोनों पैरेलल है ना, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, तभी हम उसे वर्क डन कहेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ये गलत है, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। इंक्लाइंड एट एनी एंगल, रुको रुको ध्यान से देखते हैं। अपोजिट टू ईच अदर मतलब क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर, देखो अगर, हाँ सही है सही है, अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे भी मैंने बताया था फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ठीक है, अगर मान लो कोई सामान है आप उसको घसीटते हुए ले जा रहे हो आगे की तरफ, फोर्स इधर लगा रहे हो। एक चीज़, इसको दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई बॉल है, ठीक है, वो अगर रफ सरफेस पे चलेगा तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो भी क्या वो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, हाँ कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है, अपोजिट टू ईच अदर हो सकता है, पैरेलल टू ईच अदर हो सकता है, इंक्लाइंड एट एनी एंगल मतलब कि अगर कोई आपके पास सामान है, ठीक है, बस्ता है, बैग है, तो आप जब उसको ऐसे पकड़ के ले जा रहे हो, आपको ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तब भी वर्क डन हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू है कुछ, थीटा है ना कुछ यहाँ पर, 90 तो हो नहीं रखा, इन्होंने खुद लिखा थीटा 90 ना हो तो भी वर्क डन होगा। तो तीनों ही आंसर सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पैरेलल टू ईच अदर है मतलब वर्क डन कैसे पता लगेगा कि वो हो रहा है कि नहीं, हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ना, ये थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और जीरो कब होती है, 90 पर होती है। तो मतलब अगर हम 90 के अलावा किसी भी एंगल पर इन दोनों को करेंगे, इसका और इन दोनों का एंगल होगा, तो वो वर्क डन होगा। ठीक है, वर्क डन कहलाएगा। समझ आ रही बात, बस 90 नहीं होना चाहिए थीटा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये NTSC का क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए गर्ल इज कैरिंग अ स्कूल बैग ऑफ 3 kg मास ऑन हर बैक, मूव्स 200 मीटर ऑन अ लेवल्ड रोड। ठीक है, लेवल्ड मतलब सीधा रोड है, उसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। अब द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स विल बी, अब बच्चा है, ठीक है, वो अपने साथ सामान ले जा रहा है, बैग, उसके पीछे बैग है, ठीक है, समझ लो। तो बैग का जो वेट है वो नीचे लगता है और वो लड़की जा रही है आगे। बच्चा बताओ, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल कितना बना, 90 बना ना, तो फोर्स कितना, वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, और एफ एस है यहाँ पर, एफ की वैल्यू दे रखी हो, एफ एस निकाल लोगे जो भी होगा, लेकिन जब कॉस थीटा ही जीरो है तो जीरो हो गया ना, वर्क वर्क जीरो हो गया। समझ आई बात, तो ये जीरो आंसर होगा इसका। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों जो घुमा के दे दे आपको, तो आपको समझ के करना है क्वेश्चन। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए रॉकेट इज मूविंग अप विद अ वेलोसिटी v, ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट इज सडनली ट्रिपल्ड, देखो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब अगर मान लो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी को ke1 मान लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा है ना, अगर काइनेटिक रॉकेट का मास मान लो m है तो हाफ mv² होता है, ये था फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी। दूसरा बोल रहा है अगर हमने अचानक से उसकी वेलोसिटी ट्रिपल कर दी, ट्रिपल, तो फॉर्मूले में क्या बदलाव आएगा, देखो मास तो सेम ही रहेगा ना काइनेटिक एनर्जी में, और ट्रिपल हो जाएगा वेलोसिटी, तो ये हो गया। अब इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, मतलब ये है, देखो पहले इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फिर बाद में क्या हो गई, ट्रिपल हो गई। ये समझ आया, तो पहले में हमने v रखा, अब दूसरे में क्या रखेंगे, 3v रखेंगे स्क्वायर के अंदर, तो इसको सॉल्व करो, 9v² हो गया, काइनेटिक एनर्जी 2। अब बोल क्या रहा है कि रेशियो बताओ, तो ke1 डिवाइडेड बाई ke2 निकाल दो, सिंपल, हाफ mv², और नीचे क्या होगा, हाफ m इंटू 9v², देखो कैंसिल हो गए सब के सब, बचा क्या, 1:1 डिवाइडेड बाई 9, इसको क्या लिख सकते हैं, 1:9 लिख सकते हैं। समझ आ रहा है बात, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि स्क्वायर वाला चीज़ आपको इसको भी स्क्वायर के अंदर रखना है, ठीक है, इसको मत भूल जाना। चलो अगला क्वेश्चन, a car is accelerated on a level road, attains a velocity 4 times of its initial velocity. In this process, the potential energy of the car is, देखो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो कार है वो लेवल रोड पर एक्सेलरेट कर रही है। लेवल मतलब होता है
सीधा रोड है, ऊपर नीचे नहीं है। समझ आ रही बात, समझ आ रहा है, वो प्लेन रोड है एक तरीके से। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अब बच्चा मुझे बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। तो इसमें क्या किस 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 पर डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी? मास, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। अब देखो बच्चों, जब कार है, ठीक है, वो चल रही है आगे। अब यहाँ रोड मैंने नीचे बनाया थोड़ा, ये देखो रोड सीधी है, अब उस पर कोई हाइट पे चेंज ही नहीं आ रहा, तो हाइट सेम ही है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सेम ही होगी, ठीक है ना। एक हाइट पर चल रही है तो अभी भी एक हाइट पर ही चल रही है। तो ना तो इस पर फ़र्क आ रहा है, ना इस पर फ़र्क आएगा, ना इस पर फ़र्क आएगा। जब तक कुछ चेंज होगा ना इसमें से, तभी फ़र्क आएगा पोटेंशियल एनर्जी पर। तो इसीलिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज। समझ आया बात, इसकी हाइट पे चेंज ही नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। तो ये आंसर होगा, बाकी सब गलत आंसर है, ठीक है। वेलोसिटी से लेना देना ही नहीं। देखो अगर चाहे वेलोसिटी तुम कितनी भी बढ़ा दो, इससे काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रही बात, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² होता है, जो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का बच्चों, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ इट्स टोटल एनर्जी क्या होगा? देखो एक बॉडी है, आपने उसको नीचे फेंका, ठीक है। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। जब फ्रीली फॉल होता है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। अब क्या होगा देन, क्या टोटल एनर्जी बताओ क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी कि का सेम रहेगी? क्या पहले बढ़ेगी कि घटेगी? देखो मैं बताता हूँ, जब ये ऊपर था, अब देखो इसकी कुछ हाइट होगी, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, अभी तक इसकी हाइट थी, ठीक है, कुछ मैक्सिमम हाइट पर था ये। तो क्या होगा, mgh लग जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी ना इस पर, अभी हाइट है इसकी ये कुछ। तो जब भी कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर वो पोजीशन किसी उसकी पोजीशन के हिसाब से जो होती है एनर्जी, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये हाइट पर है, किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है, मैक्सिमम होगी, क्योंकि हाइट मैक्सिमम है इसकी, ठीक। अब जब ये नीचे आएगा, नीचे आता रहेगा, आएगा आएगा, तो क्या होगा, ये नीचे आते हुए क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, ठीक। अभी अब नीचे आ जाएगा तो क्या होगा बताओ, नीचे क्या है, हाइट जीरो है ना इसकी, अब पोटेंशियल एनर्जी इसका मतलब क्या होगा, जीरो होगी, हाइट जीरो है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी। तो क्या दिख रहा है आपको चेंज, टोटल एनर्जी क्या होगी, जो पहले था, पहले पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, अब नीचे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। दो क्या चेंज दिखा आपको कोई? दोनों टोटल एनर्जी क्या है, सेम ही है ना। टोटल एनर्जी का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया बात। तो उस बॉडी का जब स्टार्टिंग में क्या था, मैक्सिमम और ये जीरो, और अब फाइनल में क्या है, मैक्सिमम और जीरो, तो कोई बदलाव ही नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी बॉडी की जैसे एनर्जी पहले थी वही एनर्जी बाद में भी रहेगी, ठीक है। समझ आ रही बात। और वो कैसे रहेगी, मैंने उसका ये रीज़न बता दिया। जब हाइट होगी ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट वो मूव ही नहीं कर रहा। अब जब वो नीचे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। और यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आई होप आपको इन क्वेश्चनों से चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको आइडिया लगा होगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से खासकर, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड एंड स्टडी हार्ड। बाय एवरीवन।